नमस्कार जी, मेरा नाम नमस्कार, दयानंद शर्मा है। नमस्कार जी, नमस्कार। और आज ये हमारे साथ हैं पूर्ण सिंह राउत जी। ये बीजेपी के नेता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनसे थोड़ा पहले इनका परिचय लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर के, और महाराष्ट्र और जो झारखंड में इलेक्शन होंगे उनकी पार्टी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। अच्छा राउत जी, पहले आप नाम तो बताइए मेरे को। पूर्ण सिंह राउत जी हैं, आपका थोड़ा बताइए अपने बारे में। पीछे आप कहाँ से हैं, दिल्ली में कब से आए हैं, कब से पार्टी में आए, थोड़ा बताइए। मैं मूल रूप से उत्तराखंड का हूँ जी। हाँ जी, उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में सल्ट विधानसभा पड़ती है। ठीक है सर। वहाँ का मैं निवासी हूँ। मेरा गांव वहाँ कोला, हाँ जी, आप पुराने रिकॉर्ड में चौथरा कहते हैं, हाँ जी, वहाँ का निवासी हूँ मैं। और मैं दिल्ली करीब 50 साल होने को है, मैं दिल्ली आ गया था ठीक है। शुरू से ही। ख़ास तौर से मैं इमरजेंसी काल में ठीक है सर। 1976 में मैं दिल्ली पहुँच गया था। ठीक है सर। जनता पार्टी की सरकार उसमें बनी थी बाद में, ठीक है सर। और तब से मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा सर, ये आप बीजेपी में कैसे जुड़े और कब से जुड़े हैं, क्या कारण रहा है बीजेपी में जुड़ने का? एक्चुअली मैं शुरू में आने से पहले मैं एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ। ठीक है सर। मैंने हर उसमें पार्टिसिपेट किया, वो राज्य उत्तराखंड राज्य बनाने के उसमें। जी। और ख़ासतौर से 1994 में दिल्ली में एक लाल किले के पीछे बड़ी महारैली हुई थी उत्तराखंड की। अच्छा। मैं उस रैली में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है सर। और उस आंदोलन में हमारे काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए, जेल चले गए थे, और हमें भी करीब 12-14 घंटे हमें दरियागंज थाने में बंद कर दिया गया था। अच्छा सर। हालांकि रात को हमें वहाँ छोड़ दिया गया था। सर। और उसी के बाद में हम खास तौर से दिल्ली में सक्रिय रहे हैं। अच्छा। मेन हमारा मकसद यही था कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने। अच्छा। और उत्तराखंड राज्य हमें अलग से मिले। अच्छा, पहले यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ, जब की बातें हैं ये? हाँ, जब की बात। अच्छा, उसमें मतलब आप क्रांति दल के सदस्य रहे हैं? हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ उत्तराखंड की एक तीसरे नंबर की पार्टी है। ठीक है सर। और उसके बगैर शुरुआत में कोई चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके बगैर उत्तराखंड में सरकार नहीं बना पाती थी। अच्छा। उसके 4-5-6 सदस्य चुन के आते थे। अच्छा। और उन्हीं के हाथ में बागडोर होती थी, किसकी सरकार बननी है नहीं बननी है, किसको सपोर्ट करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा। तो उसके बाद हम दिल्ली में आए। दिल्ली में मुझे 2007 में उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से ही मुझे यहाँ पर ऑफर आई है। अच्छा। कि मैं यहाँ से चुनाव लूँ। ठीक है सर। तो मुझे पार्टी का सपोर्ट मिला, पार्टी का झंडा बैनर मिला, चुनाव चिन्ह मिला। और मैंने पटेल नगर से खासतौर से वेस्ट पटेल नगर से मैंने नगर निगम का चुनाव लड़ा। ठीक है सर। और तभी से मेरे खास तौर से पार्टी के अंदर अपने लोगों के अंदर बड़ी एक नई पहचान बनी। और उसके बाद से खास तौर से उत्तराखंड क्रांति दल का दिल्ली में तो इतना वजूद नहीं था। हाँ सर। लेकिन खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी का था। तो कांग्रेसियों ने भी मुझे काफ़ी क्या कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी में मिलाने का या अपने उसका समर्थन करने का। ठीक है। और फिर मेरा रुझान था, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग थे, हमारा अपना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं तब से लगाओ 2007 के बाद ही मैं बीजेपी में। अच्छा सर, ये जो उत्तराखंड क्रांति दल से आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आप दूसरी पार्टी कौन सी ज्वाइन किया आपने, बीजेपी से अलग? हाँ, उसके बीजेपी से कोई नहीं था। अच्छा, बीजेपी सीधे बीजेपी में आ गए? 2007 का मैं बीजेपी में। बीजेपी में भी ऐसा है, बीजेपी में उत्तराखंड एक अंग है, एक पार्ट है। अच्छा, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के आप? हाँ, मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ का दिल्ली में अध्यक्ष रहे? प्रवक्ता जिले में अध्यक्ष है, संयोजक है ये। हाँ, ठीक और है मैं सर। कई मरतबा यहाँ इसमें रहा हूँ। और अभी मैं उसी से उत्तराखंड प्रकोष्ठ से जुड़ा हूँ। और अभी प्रदेश कार्यकारिणी में भी हूँ उत्तराखंड। बीजेपी के भी सक्रिय नेता? बिल्कुल, तब से सक्रिय पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर से पार्टी ने बीजेपी में हमारा एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते हमारा काम देखने के बावजूद तो 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो यहाँ दिल्ली से मुझे उत्तराखंड भेजा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा में एज ए प्रभारी बना के भेजा था। ठीक है सर। तो मैं करीब डेढ़ महीना लगातार वहाँ धारचूला में रहा। ठीक है सर। और हमने काम किया, मेहनत से काम किया उस साइड में। और हमारी पूरे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है सर। और यही हमें वहाँ कार्यकर्ताओं का ही श्रेय हमें जाता है।
अच्छा सर, एक बात और पूछना था, आप जो उत्तराखंड का आपने बोला ही है, जो उत्तराखंड बनने से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से कट के, तो इसका नाम पहले उत्तरांचल होता था, सही हूँ मैं? हाँ, ये मेहरबानी उन्हीं की थे, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ, तो ये उत्तराखंड जो राज्य बना, उत्तरांचल बना सर पहले। हाँ, उसका नाम उत्तरांचल दिया, हाँ। बीजेपी की सरकार थी, उत्तरांचल था तो उत्तराखंड। सर मैं ये पूछ रहा हूँ उत्तराखंड कैसे बना सर, फिर उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उत्तरांचल ही नाम था, जो वहाँ पर सरकार बनी पहली, तो हाँ। उत्तरांचल नाम ही था इसका। हाँ, तो बाद में इसको फिर नाम में परिवर्तन हुआ। हाँ, तो लोगों की मांग थी कि अब उत्तराखंड है तो इसका नाम उत्तराखंड राज्य होना चाहिए, उत्तरांचल की बजाय। अच्छा, इसलिए बना सर। हाँ, उससे नाम। अच्छा सर, अब हाँ सर, और बताइए, आप बता रहे थे कुछ। अब उत्तराखंड के ही नाम से उत्तराखंड राज्य है। ठीक है सर। हाँ, ये बीजेपी की सरकार चल रही है वहाँ पे उत्तराखंड में। अच्छा सर, अब थोड़ा हम आपकी पार्टी लेवल की बात करते हैं, बीजेपी की। सर ये अभी इलेक्शन हुए हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल जम्मू हुए। कश्मीर में पहले 370 हटा दी थी, फिर वहाँ से राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया था, अब उसको फिर राज्य का दर्जा मिल गया है। तो उसमें जम्मू कश्मीर इलेक्शन हुए हैं और हरियाणा में भी इलेक्शन हुए हैं। तो उसमें सर 5 तारीख को वोटिंग हुई थी और कल उसका शाम को एग्जिट पोल आया है। हाँ जी, हाँ जी, आपने देखा सर वो? बिल्कुल देखा है जी। अच्छा सर, उसमें तो ज़्यादातर चैनल दिखा रहे हैं कि दोनों जो है बीजेपी गवर्नमेंट बननी मुश्किल लग रही है एज पर एग्जिट पोल। वो तो रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को, जब पता चलेगा असली बात को। तो आपके उसके पे क्या राय है जो एग्जिट पोल का राय है? ऐसा है जी, एग्जिट पोल का तो अपना अपना ओपिनियन होता है ये, लेकिन दोनों जगह खासतौर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। और इसमें जो सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ, कम ज़्यादा हो सकती हैं। हाँ, एग्जिट पोल सही भी होते हैं, हाँ, गलत गलत भी है, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हमें तो ये उम्मीद है कि दोनों जगह बीजेपी हाँ की सर। सरकार बनने जा रही है। जैसे अब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें सभी 300 से 350 से ऊपर दिखा रहे थे बीजेपी की, कोई 400 पार दिखा रहा है, लेकिन 240 सीटें आई हैं। तो ये एग्जिट पोल गलत हो गए थे उस टाइम पे। हाँ, यही तो कहा था। तो एग्जिट पोल का मतलब ये है कि अपना अपना मत है, अपना अपना ओपिनियन है। बिल्कुल। और फिर मेन इसमें जनता का ये देखा जाता है कि जनता का क्या भाव, जनता की क्या रुचि है, जनता का क्या विचार है। ठीक है सर। तो ये तो नहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए हमारा विचार यही है कि हरियाणा और अच्छा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको लगता है कि एग्जिट पोल फेल होंगे और आपकी सरकार दोनों जगह बनेगी? बिल्कुल जी, हमें पूरी उम्मीद है बीजेपी की सरकार बनेगी दोनों। तो और खास तौर से जम्मू कश्मीर भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तभी देश सुरक्षित है। अच्छा। अगर किसी और के हाथ में जाएगी वहाँ की सत्ता, तो फिर स्थिति डामाडोल है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि कैसे हमने जब भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार ने कैसा वहाँ पर काबू कर रखा है, आतंकवाद पर काबू किया, आतंकवाद वहाँ एकदम से खत्म कर दिया है। और लेकिन सर, आप अगर जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी देखेंगे ना, आप तो पता नहीं आपने वहाँ काम क्या नहीं किया है, लेकिन मैं थोड़ा जैसे घुमा हूँ, ये जो कठुआ का इलाका है और आरसपुरा का है, उधमपुर का, जम्मू का, ये बेल्ट हिंदू बेल्ट पड़ जाती है। बिल्कुल, हाँ जी। इसमें 80% हिंदू, 80% के आसपास, और 20% जो है ना मुस्लिम आते हैं। और ऊपर से आप जाओगे, हाँ, जैसे ऊपर श्रीनगर वगैरह साइड, उस साइड रजौरी की तरफ जाओगे, बारामूला जाओगे, हाँ। आप पुंछ जाओगे, सूरनकोट जाओगे, तो वहाँ पे मेंढर की तरफ जाओगे, वहाँ मुस्लिम बहुल है। हाँ, और वहाँ पे हमें जो है सिख और हिंदू जो है 80% है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैं घूमा हूँ वहाँ पे, हाँ, कई हाँ। इलेक्शन मैंने वहाँ कवर किए हैं। बिल्कुल। तो सर, आपकी जो सीटें दिखा रहा है एग्जिट पोल, वो जम्मू रीजन में भी कम दिखा रहा है, क्या चक्कर है? जबकि आपने सारा वहाँ पे काम किया है। आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, वो तो चलो सर ऊपर का मामला, नीचे भी आपकी सीटें कम कैसे दिखा रहे नहीं, हैं? कम है उनका, मैं यही कह रहा हूँ एग्जिट पोल होता है, लेकिन वहाँ में काफ़ी सीटें मिलने जा रही हैं वो जम्मू नीचे, खास तौर से जम्मू में। अच्छा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो ऊपर श्रीनगर और कश्मीर में हो सकता है, लेकिन जम्मू की पूरी सीटें हमारे उसमें जम्मू है, वो उधम सिंह नगर है। अच्छा। ना उधमपुर है। उधमपुर है सर। हाँ, ये चीज़ें हमारे अच्छा। भारतीय जनता अच्छा सर, पार्टी अब हरियाणा तो चलो नजदीक है, वो तो दूर है। हरियाणा के ऊपर बात करें, आपका लिंक भी रहता है, आपका आना जाना भी रहता है हरियाणा में। तो बिल्कुल, हरियाणा में घर भी है हमारा। हाँ, घर भी है, आपने बताया था, घर भी है। तो ये सर, हरियाणा में अगर सरकार आपकी बन जाती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आपकी नज़र में कौन होना चाहिए?
देखिए जी, अभी तो ऐसा कोई नहीं है, वो तो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आपकी सीट आ जाती है, मेजोरिटी में आती बिल्कुल है, बिल्कुल, हाँ। तो जैसे अनिल विज दावा कर रहे हैं अम्बाला वाले, जो आपके गृह मंत्री थे, कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो आप उस पर क्या रहा, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए पार्टी में? नहीं, ऐसा है जी, वो तो हाईकमान का ये लास्ट में जो नतीजा आएगा, ये हाईकमान के हाथ की बात है। दावेदार तो बहुत सारे हैं, हर होना भी चाहिए, होते भी हैं। इसी उम्मीद पे जो है सीट पाने की उम्मीद में ही कार्यकर्ता काम करता है कि हमें अच्छी सीट मिले, अच्छी जगह मिले। तो लास्ट हाईकमान का जो है, जो जिसका वो देखेंगे कि सही है, तो जो मुख्यमंत्री होगा सबको सर्वमान्य होगा। ठीक है सर। अच्छा सर, नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह कैंपेनिंग करते हैं, वहाँ जाके प्रचार करते हैं। तो इस बार देखा गया कि पिछले 2 दिन में जब वहाँ पे 3 तारीख को प्रचार खत्म हो गया था, 2 और 3 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, वहाँ पे प्रचार नहीं किया। वो चले गए थे झारखंड रैली करने चले गए थे। इसका क्या कारण, उन्होंने बाद में क्यों नहीं किया सर? पब्लिक का मानना ये है कि उनको ये ऐसा है जी, कोई मंत्री है, वो है बड़े लेवल के, हाई लेवल के सारे मंत्री लोग कंपेनियन में लगे थे, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो। तो हम हर जगह तो प्रधानमंत्री का ये थोड़ी कि रेगुलर वही वो करें। उनकी ड्यूटी है, हर मंत्रियों की, सारे बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। सबको टाइम मिला था, सबको वो अपने अपने हिसाब से वहाँ कंपेनिंग चल रही थी, प्रचार कर रहे थे वो लोग वहाँ पे। अच्छा, आपने ये जो पार्टी ने जो है थोड़ा चेंज करके देखा है, और जो है कि इलेक्शन से 2-3 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से हटा दिया था, रिप्लेस कर दिया था नैपकिन सैनी को। इसका तो फायदा मिलता लग रहा है या कुछ नहीं लग रहा है? बिल्कुल फायदा मिलेगा जी, क्यों नहीं। पार्टी जो करती है सोच समझ के करती है, तो उसका जरूर हुआ है। खास तौर से हम लोग और युवा लोग काफ़ी जुड़े हैं पार्टी के साथ। कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी युवा, अच्छे ढंग से उन्होंने अपने सोच जोश खरोश से काम किया वहाँ पे। अच्छा, क्या आपको लगता था कि अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहते तो सीटें कम आती? नहीं, आपकी राय पूछ रहा हूँ। ये नहीं कहता कम क्यों आते, वो तो आप हाईकमान का कोई उन्होंने अपना कोई रिप्लेस किया है, वो होता रहता। वो तो अब हर जगह कोई ये पार्टी का होता है, हर जगह किया उन्होंने। यहाँ किया, उत्तराखंड में भी किया था, हर जगह। हाँ, वहाँ भी कर दिया था, उत्तराखंड में भी ऐसा किया। हाँ। लेकिन फायदा मिला ऐसे तो नहीं है, और जगह तो दिखे। उत्तराखंड में भी अगर चेंजिंग किया तो फायदा ही मिला, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, आपने फिर उत्तराखंड का जिक्र किया, तो ये जो बाईपोल इलेक्शन हुए थे अभी, 2 सीटों पे, बद्रीनाथ और एक जगह और थी आपकी, वहाँ दोनों जगह बीजेपी हार गई। हाँ, इसका हरिद्वार के दोनों जगह हारी है बाईपोल इलेक्शन में। इसका क्या कारण रहा सर? जबकि सरकार आपकी है, सारा सिस्टम आपके हाथ में है, फिर भी दोनों जगह कैसे हार गई? वैसे कोई थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है। यही तो मत कहता है, जनता का भाव है, जनता का विचार है। तो एक वहाँ कोई काम में या कोई चीज़ में कोई कमी रह गई होगी। अच्छा, तो लोग अपना जनता का अपना भाव हुआ है। अभी केदारनाथ में फिर चुनाव होने जा रहे हैं। अच्छा, एक सीट वहाँ पर बीच में खाली हो गई, उपचुनाव होने जा रहे हैं। अच्छा, वो भी हम पूरी पार्टी लगी है, जोर खरोश के साथ, पूरे उसके साथ वो सीट को जीतने जा रहे हैं वहाँ पे, जैसे ही चुनाव होंगे। चलो सर, ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा, हरियाणा का, जम्मू का। तो ये तो अब एग्जिट पोल की तो कोई गारंटी नहीं होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो तो एग्जिट पोल मतलब, एग्जिट का मतलब होता है जो वोट डाल के आते हैं बाहर, उनसे उनके व्यूज लिए जाते हैं, उसी को एग्जिट पोल बोलते हैं। और सर अब ये कई दफा ऐसा होता है ना, एग्जिट पोल का एकदम अपोजिशन चेंज हो जाता है, पता ही लगता है। ठीक है सर, आपने कई बार हुआ सर, कई बार हो जाता है ऐसे। अच्छा सर, ये अपकमिंग जो इलेक्शन आ रहे हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के, ये भी डिक्लेयर होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने वहाँ का दौरा कर लिया है, उसको बोल भी दिया है कि नवंबर तक उसके इलेक्शन फाइनल करने हैं। उनकी डेट खत्म हो रही महाराष्ट्र असेंबली की, नवंबर लास्ट में। तो वहाँ पे आपका अलायंस है, अजीत पवार से भी है और शिंदे से भी है। तो क्या लग रहा है आपको कि वहाँ आपकी क्या पोजीशन चल रही है आज के टाइम आपकी पार्टी की? ठीक है जी, वहाँ भी सब, जहाँ भी है बीजेपी का अच्छा काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है वहाँ पे। और वहाँ भी अभी पूर्ण बहुमत में आएगी, महाराष्ट्र में भी। तो ये भी सुनने में आ रहा है अजीत पवार थोड़ा और देवेंद्र फडणवीस के बीच में थोड़ी सेटिंग सही नहीं चल रही है, कोई मनमुटाव सा चल रहा है। वो तो पार्टियों के भीतर चलता रहता है, ऐसा कोई थोड़ा बहुत ऐसे नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव एक साथ लड़ना है, सब कुछ एक साथ लड़ना है। अच्छा, फाइट एक साथ में मिलजुल के लड़ना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में भी। अच्छा, और झारखंड के बारे में सर? झारखंड में सर, झारखंड के इलेक्शन है ना अभी? हाँ, कोई बात नहीं, झारखंड में जहाँ भी हो देश में, अच्छा, जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है,
उनके खास तौर से वोटिंग जहाँ भी हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोटिंग हो रही है और उन्हीं के नाम से वोट मिलना, चाहे झारखंड हो और चाहे अच्छा सर, आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया है, तो जो पब्लिक व्यू जो चल रहा है सोशल मीडिया में भी कि बीजेपी खाली नरेंद्र मोदी के ऊपर ही टिकी हुई है, प्रधानमंत्री के ऊपर, और कोई चेहरा इनके पास है नहीं वोट मांगने के लिए, ये क्या चक्कर है? नहीं, आपने बोला ना अभी। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व इतना सक्षम है, इतना है कि जो सारी धुरी उनके पीछे घूम रही है और देश उनके पीछे चल रहा है। इस बार बढ़िया और जिससे क्या हो सकता है? नहीं, अगर सर एक मिनट चलो मान गए जीतते हैं तो बढ़िया है, ये दोनों आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर जीत जाते हैं, मैं मान गया अब जीत गया 8 तारीख को और आपकी सरकार बन गई। अगर मान लिया जाए और ये एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सही निकले, उस दिन काउंटिंग वाले दिन अगर आप हार जाते हैं दोनों जगह, फिर उसका श्रेय किसको देंगे? हार का नरेंद्र मोदी जी को देंगे, किसी और को देंगे? उन्हीं को देंगे। जीत के तो श्रेय नरेंद्र मोदी को देना ही देना है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। लेकिन अगर हार गए, एग्जिट पोल से बिल्कुल फिट निकल गए हैं, तो आप किसको हार का सराह देंगे? आप एज ए इंडिविजुअल किसको देंगे? इंडिविजुअल कोई नहीं होता, फिर वो सब कार्यकर्ताओं के ऊपर होता, सभी की जिम्मेदारी होती है, फिर ऐसा तो कोई नहीं है। हार मतलब बीजेपी की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी या कार्यकर्ताओं की होगी आपकी नजर में? अब हार होती है, हार सभी की होती है, सभी के हार होती है, हार का मतलब है हार हुई तो सभी की हुई है, लेकिन हार का तो आप नाम ही छोड़ दीजिए, हम जीतने जा रहे हैं हर जगह। वो तो सर मैंने मान लिया, सरकार बनने जा रही है, मान लिया सर, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाता है, ये तो मैं आपकी इंडिविजुअल राय पूछ रहा हूँ, पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, कि मेरे को पता है आप जो है जवाब देते हैं, बढ़िया तरीके से देते हैं और बिना किसी लाग लपेट के देते हैं, इसलिए मैंने पूछा है कि देखो मेरा ये मानना है या सभी का ये मानना है, अगर जीत का श्रेय किसी को मिलता है तो हार का श्रेय भी उसी को मिलना चाहिए ना? आपकी नज़र में कैसे फिट है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिर सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, उसके बाद उसमें क्या है। जीत भी है तो नरेंद्र मोदी जी उनके वोट उनके नाम पे मिल रहे हैं, वो जीत रहे हैं, तो वही नहीं सारे कार्यकर्ता जीत रहे हैं, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता जीतते हैं, सारे सभी लोग जीते हैं, वो जीत होती है सभी कार्यकर्ताओं से लेके सभी तक। ठीक है, कार्यकर्ता को हो, नेता को हो, प्रधानमंत्री को, मंत्री को, सभी की जीत कहलाती है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं हरियाणा जम्मू कश्मीर को साइड में रखते हैं और झारखंड को और महाराष्ट्र को साइड में रखते हैं, क्योंकि अब आने वाले फरवरी मार्च में दिल्ली के भी इलेक्शन होने हैं और आप दिल्ली में नेता, सक्रिय नेता हैं, और इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आप इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, दिल्ली के बारे में। ऐसा है जी, हम तो चुनाव का एक कार्यकर्ता हैं, मैं पार्टी के पीछे, पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पीछे लगे रहते हैं। कोई कार्यक्रम आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, कहीं भी कोई भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, मुझे मैसेज मिलता है और मैं हर पार्टी को अटेंड करता हूँ, हर जगह पहुँचता हूँ। लेकिन अब अभी हमारा विचार ये है कि हमारी बहू भी हैं। अच्छा जी। शशि रावत पुत्रवधू है। हाँ, पुत्रवधू हैं। और वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा। यहाँ मंडल में है, जिले में है, ठीक है, यहाँ पार्टी के साथ लेके रहती हैं, महिला मोर्चा में है। तो वो इलेक्शन लड़ने की सोच रही हैं? बिल्कुल, हमने प्रयास कर रहे हैं, पहले भी प्रयास किया, कोई नहीं, अब भी हम प्रयास करेंगे उनके लिए टिकट मांगने की कोशिश। कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता का एक संवैधानिक अधिकार है। नहीं, वो सबका है, वो तो सबका, कोई भी पार्टी में आता है तो आगे आप बढ़ने के लिए आता है। एक टिकट मांगने के लिए, वो तो आप टिकट मिले या मिले ना मिले, जिसको मिले तो हम पूरा प्रयास करेंगे उसके लिए। टिकट पार्टी से आग्रह करेंगे कि कार्यकर्ता होने के नाते उनको भी टिकट दी जाए और हम साथ में हैं, पार्टी के साथ हैं। तो मतलब आपकी पुत्रवधू क्या नाम था? रेखा रावत? शशि रावत। सॉरी, शशि रावत। शशि रावत जी जो है इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हैं और उनके फॉलोवर किस साइड में है दिल्ली में? बहुत है, खासकर हमारे तो यहाँ पे हमें उत्तराखंड के ज़्यादा है। पटेल नगर एरिया में तो हम इधर हमारा है ही है, काफी उत्तराखंड के लोग हमारे यहाँ पे हैं। और दूसरी जगह से? और आपको शायद मालूम होगा, यहाँ पे हमारी मैं पर्वतीय कला एवं सांस्कृतिक मंच से भी काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ यहाँ पे। अच्छा। और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ मेला कराते हैं, रामलीला कराते हैं और काफ़ी अच्छे फंक्शन कराते हैं बड़े बड़े यहाँ पर। और अभी भी हमारे पटेल नगर में रामलीला चल रही है पर्वतीय कला मंच की। तो हम लोगों का काफ़ी जनाधार है, ऐसी बात नहीं है, उत्तराखंड के लोगों से, और हम काफ़ी सालों से जुड़े भी यहाँ पे हैं। वैसे हम जहाँ से भी पार्टी गए, हम प्रयास करेंगे। हमारा रोहिणी में भी है, रोहिणी में भी घर है, हम वहाँ से भी टिकट मांग सकते हैं, वहाँ भी हमारा अच्छा वह है। और यहाँ से बुराड़ी, संतनगर बुराड़ी साइड में, वहाँ तो हमारा काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों का हमारा जनाधार है, हमारे पहाड़ के लोगों का। तो ऐसा नहीं कहीं से भी भेजें, कार्यकर्ता हैं,
टिकट मिलने के कहाँ से? टिकट मिलना चाहिए, कहीं भी दिल्ली में किसी कहीं से भी मिले अच्छा, वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं सर, मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो है शशि रावत जी जीते हैं। हम तो शुभकामनाएं देते हैं, बाकी मेहनत तो आपको करनी है। जीतने की तो बात की बात, पहले टिकट की बात है जी। टिकट वैसे जब भी है चुनाव, जब भी आएंगे हम प्रयास करेंगे टिकट के लिए, पार्टी से एक आग्रह करेंगे और अपना जोड़ रखेंगे। पहले भी हमने प्रयास किए हैं, ऐसी बात है। कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता के साथ उनका यही भी फर्ज बनता है कि आगे भी अपना कोई अगर उनको उसमें कोई बढ़ोतरी मिलती है तो अच्छा है। चुनाव तो सर नज़दीकी हैं अभी। अच्छा सर, एक बात और है कि अगर आपको टिकट मिल जाती है, पार्टी टिकट देती है शशि रावत जी को, तो आपकी पहली पसंद कौन सी होगी? आपने 3 जगह बताई हैं, पटेल नगर, बुराड़ी और रोहिणी। आप अगर आपको टिकट पार्टी देती है, आपसे आपकी चॉइस पूछती तो आप कहाँ से लेना पसंद करेंगे? देखिए आप 3 जगह नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अपना भरेंगे, सॉरी टिकट के लिए मांगेंगे। नहीं तो हमारे तो पहली पसंद कौन सी? मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन है। वो ऑप्शन में हमें कहीं भी बुराड़ी से देते हैं, रोहिणी से देते हैं या पटेल नगर से देते हैं। ठीक है सर। और वो भी देखा जाता है, समीकरण भी देखा जाता है, कौन सीट है, कोई रिजर्व है, कोई जनरल है, क्या है। हाँ, हम सीट देख के भी हम अप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कैसे आती है, वो तो सही होगा सर। ये चीज होती है। हाँ, तो पटेल नगर की तो ऐसी सीट है सर, उसमें तो आपको इसीलिए हम आग्रह कर रहे हैं। पटेल नगर तो अलग है, उसमें तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोहिणी से अप्लाई कर सकते हैं, बुराड़ी से। आप तो जनरल में आएंगे ना, तो आप पटेल नगर तो भूल ही जाओ। बिल्कुल जी, वो तो ऐसी सीट है ये। अब रह गए 2, बुराड़ी और रोहिणी। अच्छा, रोहिणी और बुराड़ी में से अगर पार्टी आपसे पूछती है जी कौन सा आपको चूज करें, कौन सा सिलेक्ट करें, तो कौन सा आपकी पहली पसंद होगी टिकट लेने के लिए, जहाँ आपको लगता है हम आज जीत जाएंगे? दोनों में से कौन सा चुनेंगे आप? देखिए हमारा ज्यादातर बुराड़ी साइड में है। बुराड़ी साइड जनाधार आपका वहाँ हमारे पहाड़ के लोग काफी वहाँ पे हैं, उधर हैं। अभी आपने फिलहाल अभी एक चर्चा में आया भी था, वहाँ पर केदारनाथ मंदिर की स्थापना होने जा रही थी। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आए थे उसके उद्घाटन में, और सुरेंद्र वकेला जी हैं, वे उसके उनका प्रयास था, निर्माण करता था। मेरे वो दोस्त भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो उनका प्रयास था वहाँ पे संतरगा बुराड़ी में। और यही हम लोगों का था कि अगर वहाँ पर बन जाए तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा जनाधार है वहाँ पे, तो वहाँ से टिकट मिल जाए तो अच्छा है हम लोगों की। बुराड़ी से आपकी पहली पसंद बुराड़ी है, रोहिणी है। उसके बाद रोहिणी है। आपको ये लगता है कि बुराड़ी सीट मिलती है तो हम सीट निकाल लेंगे? हाँ, सीट निकाल बिल्कुल जी। हमारे तो सर शुभकामनाएं है, बढ़िया है। अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि कांग्रेस के जैसे हरीश रावत जी, उनसे भी आपके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं? बिल्कुल जी, वो तो अब पुराने तो आप नहीं, वो तो पुराने रिश्ते, पर्सनल रिलेशन तो पार्टी से अलग होते हैं ना। बिल्कुल, पार्टी गए भी हैं। अब मैं आपको ही बता रहा हूँ, उत्तराखंड में हरीश रावत के साथ नंबर 2 के थे वो। उनके नंबर 2 के उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ये मेन सलाहकार, पर्सनल सलाहकार थे उनके। उन्हीं के पहले मुख्यमंत्री उन्हीं को मुख्यमंत्री कहते थे। तो उनका अच्छा जनाधार था। वो मेरे खास भाई हैं, मेरे परिवार से हैं, रणजीत सिंह रावत हैं। और तो वो मेरे गांव से भी हैं, मेरे परिवार से भी हैं। लेकिन अब पार्टी का जहाँ तक है, मैं बीजेपी से हूँ, वो कांग्रेस से है। नहीं, वो तो पर्सनल रिश्ते की बात है, रिलेशन बनते हैं। वो तो अलग चीज है, पार्टी से अलग उठ के भी रिलेशन होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो हरीश रावत जी से अच्छे आपके रिलेशन? उनसे अच्छे रावत हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी आपके रिश्ते हैं? वो मुख्यमंत्री थे, अब हम कार्यकर्ता थे, उनके साथ आना जाना हमने। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं पार्टी का तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं ये खास तौर से संस्थाओं में बताया कि प्रगति कला मंच से जुड़ा हूँ, और कुमाऊं कीर्तन मंडल ये है, उनसे भी जुड़ा हूँ। हमारी कई संस्थाएं हैं। हम बड़ी बड़ी, यहाँ पर आपने देखा होगा रामलीला कराते हैं, बड़ी भव्य रामलीला होती है हम लोगों की पटेल नगर के अंदर। और ये 31वां साल, ये 31 ईयर 31 साल चल रहा है रामलीला का, कितने सालों से जुड़े हैं। और हमारा ऐसा नहीं, और मेला कराते हैं, उत्तरायणी का मेला यहाँ पे दिल्ली के अंदर। अच्छा सर। और काफ़ी बड़ा खर्चा है, वो करीब 5-7 लाख तक का उसका खर्चा आता है। तो हम इतनी, आपने देखा, आप बताएं कि आप लोग का इधर शायद दर के रहने वाले हैं। सर ये बताइए। चलो, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना पार्टी के लिए तो आधार जनाधार बनता है हम लोगों का या पार्टी का। हम बीजेपी से जुड़े हैं तो पार्टी को उसको बेनिफिट मिलता है, पार्टी को उससे भी। इतनी पब्लिक होती है, इतना होता है यहाँ पे। अच्छा सर, ये दिल्ली सरकार भी कुछ सहयोग करती है आपके इन कार्यक्रमों में, या अपने लेवल पे ही करते हैं आप? हाँ, ऐसा है, पहले था, अब बहुत कम हो गया। पहले दिल्ली सरकार से भी सहायता मिलती थी, दिल्ली गवर्नमेंट देती थी। अब उसमें इन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया है। अच्छा जी। अब हम हमारा
हमारे करीब 400 मेंबर हैं पर्वती कला मंच के। हम 400 मेंबर हमारी संस्था के हैं और हमारा आपस में ही है मेंबरशिप। हमारे प्रत्येक सी मेंबरशिप से होता है और वैसे भी कलेक्शन करते हैं। तो हमारे करीब 5-7 लाख में हमारी ये रामलीला जो है 7 लाख में बैठती है, खर्चा आता है लेकिन वहाँ क्या हमें फिर सहयोग मिलता रहता है। हमें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। 12 का अभी हमारे रामजस ग्राउंड में हमारी रामलीला चल रही है और 25,000 रुपया तो हमारा खाली उसका है पार्क का। अच्छा उसका हमने उसका जो है पार्क लिया है और बाकी कलाकार हैं और टेंट है, काफ़ी खर्चा आता है। और हमारे हुए हैं कुछ हमारे कलाकार हमारे अपने होते हैं और जुड़े हुए हैं और कुछ हम बाहर से हायर भी करते हैं और वो भी खास तौर से उत्तराखंड से। ठीक है सर। तो सर इस तरह हम जुड़े हैं। बढ़िया सर, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि शशि रावत जी इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीतें। और हमारी ये भी शुभकामना है कि चलो आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर से हरियाणा से जीते। भले ही 20-25 सीट दोनों जगह दिखा रहा है एग्जिट पोल, तो जम्मू कश्मीर में 20-25 दिखा रहे हैं सारे एग्जिट पोल और हरियाणा में 20-25 सीट दिखा रहे हैं मैक्सिमम आपकी। वो तो नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों जो हमारी सरकार वो तो सर अब तो उम्मीद ही है बची है। अब तो डिब्बा बंद हो गया है, अब तो 8 तारीख को डिब्बा खुलेगा। 8 तारीख को अब वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, दोपहर तक क्या होता नहीं करना था, किसी के हाथ में है नहीं, हो तो बात। अब तो 8 तारीख को जीत जाएंगे जब बढ़िया, नहीं जीतेंगे तो जब भी मानना ही पड़ेगा। वो तो सबको मानना पड़ेगा, वो तो आदेश सबको। और सर हमारी तो शुभकामनाएं, बढ़िया, आपसे बहुत बढ़िया बातें करिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी खुशी से जिंदगी व्यतीत करें। और बढ़िया आपने किया, आपने बहुत बढ़िया नाइस बात हुई है, धन्यवाद। सही बात हुई। नमस्कार जी, धन्यवाद।